गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने अगले वीडियो में जो शीत युद्ध विषय है उसके शेष भाग को अपलोड करेंगे। शीत युद्ध को पढ़ने के लिए हमने सुविधा की दृष्टि से उसे 3 हिस्सों में बांटा था। पहला, शीत युद्ध क्या है, उसका अर्थ क्या है। दूसरा, शीत युद्ध के कारण क्या थे। और तीसरा, शीत युद्ध का प्रभाव वैश्विक राजनीति पर क्या पड़ा। केवल पहले वीडियो में हमने शीत युद्ध और उसके कारणों पर बात की। ये वीडियो शीत युद्ध के वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े इस पर केंद्रित रहेगा। उम्मीद है कि पहले वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा और बार बार आप देखेंगे तो चीज़ों को समझेंगे और जो भी कमियां होंगी, जो प्रश्न बनेंगे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब दूंगा। और ये एक सीखने की प्रक्रिया है और मेरे लिए भी एक नया विषय था कैसे मैं करूंगा इसको। लेकिन आप लोगों की प्रेरणा से मैं इसे जारी रखूंगा। शीत युद्ध में 2 चीज़ें जाननी जरूरी हैं। एक तो कि इसे शीत युद्ध क्यों कहा जाता है। आखिर युद्ध है तो शीत क्यों? तो इसका उत्तर भी उसी में शामिल है जब हम उसकी परिभाषा कर रहे थे कि शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और तनाव का एक वातावरण जो लंबे समय तक बना रहा उसे हम कहते हैं। और इसमें इन दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। वैश्विक पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे युद्ध हुए, अप्रत्यक्ष हुए, उनका प्रभाव था, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे युद्ध नहीं किया। तो इसलिए ये शीत युद्ध कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि शीत युद्ध का जो पहला प्रयोग, इस शब्द का पहला प्रयोग जिसने किया उनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल। 1945 में उन्होंने इसका प्रयोग किया। अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव की। तो शीत युद्ध के प्रभाव को हम कई टॉपिक्स में, कई बिंदुवार हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई, यानी पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया। दूसरा है इसका प्रभाव कि हथियारों की होड़ शुरू हुई, हथियारों की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। इसके तहत इसके प्रभाव का ही नतीजा था कि सैन्य गठबंधन बने। चौथा है, और ये वैश्विक राजनीति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। हम इसमें समझेंगे गुट निरपेक्षता क्या था। इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर ही एक अलग से वीडियो दूंगा। और एक और महत्वपूर्ण है बिंदु, और वो ये है कि निशस्त्रीकरण या अस्त्र नियंत्रण के प्रयास हुए। इसमें दोनों है, हथियारों की होड़ भी शुरू हुई, ये बिंदु भी अलग है, और इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण या अस्त्र नियंत्रण के प्रयास भी हुए। तो इन बिंदुओं पर हम ये समझेंगे कि शीत युद्ध का वैश्विक प्रभाव क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थीं।
और जिसके लिए उन्होंने अन्य देशों को टारगेट किया, उनसे गठबंधन बढ़ाए और इस प्रकार एक गुट बना, पश्चिमी गुट, और एक गुट बना साम्यवादी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और इसके विभिन्न सदस्य देश मुख्य जो हैं वो थे अमेरिका स्वयं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जिसका पश्चिमी हिस्सा था, इटली, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क आदि देश थे। और साम्यवादी गुट में सोवियत संघ, पोलैंड, क्यूबा, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया तथा बुल्गारिया आदि देश थे। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहली दुनिया क्या थी, दूसरी दुनिया क्या थी, तीसरी दुनिया क्या है? तो इसका जवाब है कि पहली दुनिया ये पूंजीवादी गुट से संबंधित है जो विकसित है, दूसरी दुनिया साम्यवादी गुट से ताल्लुक रखती है, और तीसरी दुनिया वो दुनिया है जो अल्प विकसित है, जो पिछड़ी है, जिनमें गरीबी अधिकाय है, उसको कहते हैं। ये एक प्रश्न भी बनता है, तो इसे आप समझ लेंगे। तो इस तरह वैश्विक राजनीति में दो गुट बने, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट, इसे आप समझ लेंगे। दूसरा प्रभाव शीत युद्ध का ये पड़ा कि इस प्रकार की आशंका थी, इस प्रकार का तनाव का माहौल था कि देशों को ये लगने लगा कि यदि उनके पास हथियार नहीं होंगे तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, और इसलिए हथियारों की एक अनवरत होड़ चली और इन्होंने व्यापक स्तर पर हथियारों के जखीरे जमा किए ताकि उनकी सुरक्षा इससे मजबूत हो सके। और इसमें एक मैं बात बताऊं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। इसमें अपरोध का सिद्धांत काम किया और इसलिए वैश्विक स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपस में सीधे सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए। तो ये अपरोध क्या है, इसको समझते हैं। अपरोध का सिद्धांत मूलतः रोक और संतुलन का तर्क है। अपरोध की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि दोनों पक्षों को यह आभास हो, यह मालूम हो कि एक दूसरे के मुकाबले उनके पास इतनी शक्ति है कि वह दोनों को नष्ट कर सके, दोनों को बराबर नुकसान पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में कोई भी शक्ति युद्ध का खतरा मोल नहीं लेती और इसलिए एक चेक एंड बैलेंस काम करता है और युद्ध टल जाता है, युद्ध नहीं होता है। और यह स्थिति भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी हम समझ सकते हैं कि छोटे मोटे अपरोक्ष अप्रत्यक्ष युद्ध, सीमा पार से बमबारी कर लेना और इसके प्रभाव हैं छोटे युद्ध, सीमित युद्ध, लेकिन बड़े युद्ध में रणनीति जो है वो ये है कि दोनों के पास परमाणु शक्ति है और इसलिए बड़े युद्ध की संभावना कम है, नगण्य है, क्योंकि दोनों को ये पता है कि युद्ध यदि होगा तो बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और विनाश बहुत व्यापक होगा, इसलिए युद्ध टल जाता है। शीत युद्ध के समय अपरोध की स्थिति काम कर गई, अपरोध की स्थिति उत्पन्न हुई और ये दोनों महाशक्तियां सीधे सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुई, इसीलिए इसे शीत युद्ध भी कहा जाता है। वहां वास्तविक युद्ध की अनुपस्थिति थी, लेकिन ऐसे हमेशा कारक मौजूद रहे जिसमें तनाव रहा, मनोमालिन्य रहा, एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहा और यही कारण था कि ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के प्रति काफी एग्रेसिव थी, आक्रामक थी। ऐसा लगता था कि युद्ध होगा, युद्ध अवश्यंभावी है और ये उदाहरण वैसे ही है जैसे आसमान में बादल हों, घने घनघोर बादल हों, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्षा होने वाली है, अवश्यंभावी है, वर्षा हो सकती है, लेकिन माहौल है, बारिश नहीं है। उसी प्रकार वहां युद्ध नहीं है।
ये गौर करने की बात है कि परमाणु जो शक्ति संपन्न जो देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ, उन्होंने एक ने 1945 में बना लिया और एक ने 1949 में बना लिया। तो इससे ये लगा कि ये युद्ध बहुत घातक हो सकता था, लेकिन परमाणु अस्त्र युद्ध करने के साधन नहीं बने बल्कि युद्ध रोकने के साधन बन गए, और इसीलिए दोनों महाशक्तियों के बीच कोई व्यापक युद्ध नहीं हुआ। अगला है तीसरी बात कि अपने शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य गठबंधन बने। वैश्विक स्तर पर कई गुट, कई गठबंधन बने और ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर बने। इन गुटों में नाटो 1949 में बना, वार्साय 1955 में बना, सिएटो 1954 में बना और सेंटो ये 1979 में बना। नाटो के बारे में जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 अक्टूबर 1949 को बना था और 12 सदस्य देशों ने इसकी स्थापना की थी। यह आज भी मौजूद है और इस संगठन ने बहुतेरे जो वैश्विक अभियान रहे, सैन्य अभियान, उसमें हिस्सेदारी की है। इसका अमेरिका नेतृत्व करता है, उसका बहुत बड़ा भाग वो अमेरिका ही वहन करता है खर्च का। तो 9/11 की घटना के बाद नाटो ने ही अफगानिस्तान में कार्रवाई की थी तालिबान को समाप्त करने के लिए। तो ये है। इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा संधि गुट बनाया, गठबंधन बनाया, और इसका उद्देश्य भी था कि ये नाटो का मुकाबला कर सके। सिएटो और सेंटो 2 गुट बने। ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 54 में बना था, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 में बना और 1979 में ये समाप्त हो गया। इसके बारे में अलग से पूरा एक वीडियो डालूंगा मैं। तो ये गठबंधन बने, ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर बने, और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अर्थ ये था कि यदि इस गुट के सदस्य देशों पर कोई हमला होता है तो ये एक पे हमला नहीं होगा बल्कि सभी पे माना जाएगा और इसका सामूहिक रूप से प्रतिकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से युद्ध यदि होता तो किसी एक देश के विरुद्ध नहीं होता बल्कि उस समूह के विरुद्ध होता, और समूह उसका एक साथ प्रतिकार करता तो काफ़ी विनाशक होता और शक्ति काफ़ी बढ़ जाती। तो ये गठबंधन बने और इसने माहौल को, शीत युद्ध के माहौल को काफ़ी टेंस भरा बनाया। जो मैंने कहा कि ये गठबंधन भी बड़े हथियारों की होड़ भी हुई, उसी के बीच एक और शुरुआत हुई और वो था निःशस्त्रीकरण का प्रयास। निःशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को समाप्त कर देना, लेकिन ये बिल्कुल आदर्श स्थिति है क्योंकि ये संभव नहीं है कि पूरी दुनिया से हथियार समाप्त हो जाए, क्योंकि ये मानव विचार के अनुकूल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, हंस जे मर्गेंथाउ ने क्या अप्रोच था कि मानव व्यवहार कैसा है, मानव मन कैसा है, और इसी की उत्पत्ति संघर्ष के रूप में होती है। सभी शक्ति पाना चाहते हैं, ये एक उनकी मूल प्रवृत्ति है। तो ये आदर्श स्थिति होगी, निःशस्त्रीकरण निश्चित रूप से आदर्श स्थिति है, लेकिन इसके व्यवहारिक जो पहलू है वो है अस्त्र नियंत्रण। तो अस्त्र नियंत्रण की बहुत सारी संधियां हुई जिसमेम बहुत मार्क करने की है। एक है आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि पीटीबीटी 1963 में हुआ, एनपीटी 1968 में हुआ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि, एबीएम ट्रीटी 1972 में हुई, साल्ट 1 और साल्ट 2, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, ये अस्त्र नियंत्रण के प्रयास हुए। इसके अलावा भी बहुत प्रयास हुए और इसका उद्देश्य था कि किन्हीं विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में उनके भंडार में कमी करना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को रोकना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मतलब ये था कि एक देश जिसने विनाशक हथियार की प्रौद्योगिकी बना ली है वो एक दूसरे देश को ना दे, और जिससे युद्ध
की जो संभावना है, क्योंकि हथियार युद्ध को प्रेरित करते हैं, इस मान्यता से ही अस्त्र नियंत्रण शुरू हुआ। अस्त्र नियंत्रण की मान्यता है कि युद्ध का कारण हथियार होते हैं और यदि हथियार न हो तो युद्ध नहीं होंगे, कम होंगे तो युद्ध कम होंगे। तो अस्त्र नियंत्रण के प्रयास हुए और इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, जरूर ध्यान देंगे। इसमें स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ये साल्ट 1 था, ये 1969 में किया गया। साल्ट 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ये 1979 में किया गया और ये अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ और इनका उद्देश्य था कि विशेष प्रकार के अस्त्र को कम किया जाए। स्टार्ट 1 1991 था। इसका जो कंप्लीट वार्ता हुई 1993 में हुई। स्ट्रेटेजिक ट्रीटी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक हथियारों की जो कम करने की जो सोच थी वो इसमें शामिल थी। अगला है गुट निरपेक्षता का उदय। शीत युद्ध के घटना का एक प्रभाव जो बहुत महत्वपूर्ण था और वैश्विक स्तर पर रहा, वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत। 1960 के दशक में जितने नव स्वतंत्र देश थे जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि वो स्वतंत्र तो हुए और उन्हें अभिशाप के रूप में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, मोस्टली अल्पविकसित देश थे, वो कौन सा मार्ग चुने। यदि इन महाशक्तियों से संबंध बनाते हैं तो ये गुट में बढ़ जाते और हथियारों की होड़ की एक जो अनंत प्रक्रिया थी उसमें वो शामिल हो जाते। ये चाहते नहीं थे। तो इन्होंने एक अन्य विकल्प को चुना कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए इन्होंने किसी भी गुट में शामिल होना सही नहीं समझा और इन्होंने तब गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। गुट निरपेक्षता ने इन्हें एक विकल्प दिया और वो विकल्प था किसी गुट में शामिल न होने का। हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन पर यह एक आरोप लगता है कि इसने एक नया गुट बनाया जो कि सही नहीं है। इसको समझते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 5 वैश्विक स्तर के जो नेता थे वो इसको फॉर्मेशन में, इसके संकल्पना में इसे जो साकार रूप दिया गया उसमें शामिल थे, जिनको संस्थापक सदस्य कहते हैं। उनमें भारत के जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, घाना के वामे एनक्रुमा थे और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो संकल्पना थी 1956 के एशियाई सम्मेलन में प्रस्तावित हुआ, विचार आया और इसका जो पहला सम्मेलन था वो 1961 बेलग्रेड में हुआ और इसमें 25 सदस्य देश शामिल थे। आज 118 देश इसमें शामिल हैं और गुट निरपेक्षता, जैसे मैंने कहा था कि एक पूरा वीडियो इस पर मैं अपलोड करूंगा, बनाऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसे जानना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत शीत युद्ध का एक प्रभाव था और इसने शीत युद्ध के तनाव को, प्रतिद्वंदिता को कम किया, रिड्यूस किया और इसकी एक बहुत सकारात्मक भूमिका रही शीत युद्ध को समाप्त कराने में। और इसी शीत युद्ध के प्रभाव के कारण नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग, नियो जिसे कहते हैं NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की संकल्पना की शुरुआत हुई, की अवधारणा की शुरुआत हुई। और जैसा कि ये पता है आपको, मैंने बताया कि तृतीय दुनिया के देश यानी तीसरी दुनिया के देश, इन्हें दक्षिण की दुनिया भी कहते हैं, दक्षिण से संबोधित करते हैं। दक्षिण के देश वे हैं जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए थे और गरीबी, पिछड़ापन इनके अस्तित्व के साथ शामिल था। इसमें मुख्यतः एशियाई देश थे, लैटिन अमेरिकी देश थे और अफ्रीका के अल्प विकसित देश शामिल थे। इन्होंने अपनी गरीबी और असमानता को दूर करने हेतु यूएनओ के तहत
विश्व व्यापार को न्यायपूर्ण और समान बनाने की मांग की। विश्व व्यापार को समान और न्यायपूर्ण बनाने की मांग की और पश्चिमी देश का वर्चस्व था व्यापार पर, उसको एक अधिकार को समाप्त करने की मांग की और अपने अनुकूल, लोगों के अनुकूल बनाने की मांग की। इसके लिए यूएनओ की महासभा ने 1964 में अपनी विशेष इकाई के रूप में अंकटाड की स्थापना की। अंकटाड, और इसी के तहत नियो की जो विचार है वो साकार हुआ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी संकल्पना है। और इसी के तहत विकासशील देश संगठित हुए, G77 जिन्हें कहा जाता है। आज इसकी बैठक तो नहीं होती और स्वरूप बदल चुका है। तो G77 के रूप में ये संगठित हुए और इन्होंने एक प्रयास किया कि एक मांग की कि पूरी विश्व जो व्यवस्था है उसमें जो व्यापार होता है देशों के मध्य, वो समान हो जाए और इन्हें भी समान अवसर मिले विकसित होने का। एक इसमें जो मुख्य बात थी कि इन्होंने मांग की कि जो विकसित जो राष्ट्र हैं वो अपनी जो तकनीकी है, उनका जो मुद्रा है, उसे वो विकासशील देश या विकसित देशों के विकास में योगदान करें ताकि ये भी आगे बढ़ सकें। इनकी एक मांग और भी थी कि जो व्यापार था वो निश्चित रूप से असमानतापूर्ण था, तो इन्होंने जो असमानता का मूल कारण था संरक्षणवाद को समाप्त करने की मांग की। और जो वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनको भी लोकतांत्रिक बनाने की मांग की। लोकतांत्रिक बनाने से इनका अभिप्राय ये था कि इसमें जो तृतीय दुनिया के देश हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और इनकी बातें उसमें सुनी जाए, क्योंकि बिना प्रतिनिधित्व के बातें नहीं सुनी जाती। उस पर अमेरिका का वर्चस्व था और वही पूरे व्यापार को रेगुलेट करता है, और क्योंकि उसका प्रभाव WTO पर बहुत ज़्यादा है, IMF पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए। और यह विचार आया कहाँ से? नियो का विचार। तो नियो का विचार आया 1968 में, जो क्षमा कीजिएगा, नियो का विचार नहीं बल्कि ये मदद, और जो प्रथम दुनिया है और जो तृतीय दुनिया है इनके बीच जो मदद चाहिए थी, वो थी पियर्सन कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि यदि विकसित राष्ट्र अपने आय का 1% भी अल्प विकसित देशों को दें तो ये तस्वीर बदल जाएगी और उन्हें भी समान अवसर मिलेगा। अब इसमें एक ये था कि शीत युद्ध का दायरा क्या था या क्षेत्र क्या था। तो शीत युद्ध का जो दायरा था वो विश्वव्यापी था। ये सही है कि सीधे सीधे युद्ध नहीं हुए, लेकिन इसका जो पूरा क्षेत्र था वो पूरे एशिया में, अफ्रीका में विद्यमान था और वहाँ युद्ध हो रहे थे, वहाँ संघर्ष हो रहे थे, जिसमें कोरिया युद्ध 1950 और 1953 के बीच हुआ, बर्लिन संघर्ष 1958 से 1962 जिसमें बर्लिन की दीवार बनी थी, कांगो संकट 60 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण था, वियतनाम संकट 1954 और 75 के बीच रहा, जिसमें अमेरिका की एक तरह से हार हुई, एक बहुत छोटे देश में इसने हस्तक्षेप किया था, और अफगानिस्तान 1979 जिसमें तालिबान का उदय हुआ। यह संघर्ष सभी शीत युद्ध के कारण ही हुए। तो इस प्रकार से ये जो बिंदुवार उसके प्रभाव थे ये डिस्कस हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ जब इतने शक्तिशाली थे, परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, उनकी तकनीकी बहुत आगे थी, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में थी, तो उन्हें गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एशिया और अफ्रीका की साझिश शक्ति भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, तब भी इन्होंने गुट बनाए, क्योंकि गुट बनाना इनके लिए फायदेमंद था। क्यों फायदेमंद था?
बिंदुवार इसे भी समझेंगे कि महाशक्तियों को इन छोटे देशों से जो गुट बने, संबंध बने, वो ये था कि इन्हें उनके यहाँ के महत्वपूर्ण संसाधन हासिल हो सके। इन्होंने तेल और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों पर, जो प्राकृतिक संसाधन थे, उन पर इन्होंने एक तरह से कब्जा किया और बाद के संघर्षों में इसकी भी बड़ी भूमिका है। अमेरिका ने मध्य एशिया और तमाम जगहों पर उसने तेल और जो गैस के जो ब्लॉक्स थे उसको उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। सैन्य अड्डे बनाने में मदद मिली। भाई दूर दूर अपने देश में तो आप हैं, और इसके अलावा जो महाद्वीप्स हैं और द्वीप्स जो हैं उसको उन्होंने ले लिया। और ये देश निश्चित रूप से पाकिस्तान में आज भी अमेरिका का बेस है, सैन्य अड्डा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने को मजबूत करने के लिए और युद्ध को बहुत सटीक बनाने के लिए, व्यापक बनाने के लिए इन्होंने विश्व के अनेक क्षेत्रों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए। भूक्षेत्र उन्हें मिल गया। और अंतिम चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि एक तरह से इन्हें आर्थिक मदद भी मिली। जैसा कि मैंने बताया कि नाटो बना, तो नाटो की एक साझी सैनिक शक्ति बनी। तो संकल्पना ये है कि सेना कम रखना पड़ा, क्योंकि आपके जो सहयोगी देश हैं उनके पास भी सेनाएं थी, तो सेना कम रखने का खर्च जो अमेरिका है या सोवियत संघ है उसको कम खर्च करना पड़ा तुलनात्मक रूप से, और उन्हें एक तरह से आर्थिक मदद मिली जो कि सैन्य खर्च वहन करने में सुविधाजनक रही। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज यहीं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ओके, और उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा उसे मेरे व्हाट्सएप पर या इस पर कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।